बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम किरचॉफ लॉज के बारे में बात करेंगे, बल्कि स्पेसिफ़िकली इस लेक्चर में मैं किरचॉफ करंट लॉ पे बात करूंगा और इसके साथ सॉल्व एग्जांपल भी कराऊंगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बात करेंगे और उसके साथ एक दो सॉल्व एग्जांपल भी करेंगे। तो ये गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ जो है, इसके नाम में 2 H और 2 F आते हैं। ठीक है, ये जर्मन यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर था जिसने 1847 में 2 लॉज पेश किए थे जिनको हम किरचॉफ लॉ कहते हैं। एक लॉ था किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, जो करंट से मुतालिक है और इसका ताल्लुक नोड्स के साथ है। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। और दूसरा लॉ उसने पेश किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये वोल्टेज के बारे में है और जिसका ताल्लुक लूप्स के साथ है। तो नोड्स और लूप्स पे डिटेल डिस्कशन की थी हमने लेक्चर नंबर 6 में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले लाजमी देखें, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज़ मैंने काफ़ी डिटेल के साथ कवर की हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं KCL से और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं KVL से। तो KCL की तरफ आते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एनी नोड विल बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी जितने भी नंबर ऑफ करंट्स किसी एक नोड पे इंटर हो रहे होंगे वो उनकी समेशन जो है वो ज़ीरो होगी। यानी मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स, ठीक है, फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 1 अप टू कैपिटल N विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN। तो ये n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर ऑफ़ करंट्स हैं, 5 नंबर ऑफ़ करंट्स हैं, 4 नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ हैं जिससे करंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इन सब को जब हम सम करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि हम सारे करंट्स को इंटर करवाएं तो उनका आंसर इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो पहले भी पैसिव साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बताया था कि किसी भी टर्मिनल, सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर इस पे करंट इंटर नहीं हो रही यानी आउटवर्ड है तो उसको हम लाजमी बात है कि इंटर करवाएंगे। तो ये उसी तरह की एक लॉजिक है। लेट्स सपोज अगर -5 एम्पेयर इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, एज ए इंटरिंग हम इसको लेंगे, हम कहेंगे कि ये 5 एम्पेयर इंटर हो रही है। या अगर 5 एम्पेयर इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ आ रही है यानी लीव कर रही है तो हम क्या करेंगे कि -5 हम लिखेंगे कि ये -5 एम्पेयर जो है ये करंट यहाँ पे इंटर हो रही है। तो यही लॉजिक है, यही इसी रीज़न के मुताबिक हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है जिसमें 4 पाइप्स जो हैं आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो ही नहीं सकता कि इन सब पाइप्स में से पानी अंदर की तरफ फ़्लो कर रहा हो, क्योंकि ये हो नहीं सकता। इसके अगर सारे पाइप से पानी इंटर हो रहा है तो नेट फ़्लो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, ठीक है। कोई पानी का फ़्लो नहीं होगा, सारे अंदर की तरफ यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। और एट द एंड अगर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इस पाइप के फटने का अंदेशा भी हो सकता है। तो लाजमी बात है कि इसमें कुछ पाइप से पानी जो है वो इंटर कर रहा होगा और कुछ पाइप से, लेट्स सपोज़ ये 2 पाइप से पानी इंटर हो रहा है तो 2 पाइप से लाजमी बात है कि पानी जो है वो बाहर की तरफ जा रहा होगा। या ये भी कह सकते हैं कि 3 पाइप से पानी इंटर हो रहा है और 1 पाइप से बाहर की तरफ जा रहा है। या ये हो सकता है कि 1 पाइप से पानी इंटर हो रहा है जबकि बाकी सारे में से पानी जो है वो बाहर की तरफ फ़्लो कर रहा है। तभी ये लॉजिक बराबर हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं हो सकता है कि सारी पाइप से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर कोई एक सोर्स लगा हुआ है जो बाहर की तरफ सब पानी को पुश कर रहा है। उस केस में ये होगा कि वो पीछे की साइड से जो भी पाइप है तो फिर हम उसको एज ए इंटर लेंगे कि वो वहाँ से पानी इंटर हो रहा है और बाकी पाइप में से पानी बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब एक
एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। सपोज़ करें कि ये एक नोड है जिस पे डिफरेंट करंट्स कुछ इंटर हो रही हैं और कुछ लीव कर रही हैं। यहाँ पे IA एक करंट है जो इंटर हो रहा है, इस नोड को मैं नाम दे देता हूँ A, ठीक है। इसी तरह IB करंट है जो इंटर हो रही है, ठीक है। इसी तरह IC एक करंट है जो इस नोड से बाहर की तरफ आ रही है, और इसी तरह ID एक करंट है वो भी इस नोड से लीव कर रहे हैं, ठीक है। यानी ID और IC जो है ये क्या कर रहे हैं, ये इस नोड को लीव कर रहे हैं, जबकि IA और IB जो है ये इस नोड पे इंटर हो रहे हैं। तो अब हम इस डायग्राम के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल करंट्स इंटरिंग एनी नोड विल बी इक्वल टू 0। तो जो इंटर नहीं होंगे उनको हम इंटर करवाएंगे। तो हम लिखते हैं IA इंटर हो रहा है, ठीक है, प्लस IB करंट इंटर हो रहा है, प्लस IC करंट जो है ये क्या कर रहा है, ये लीव कर रहा है। तो अगर IC लीव कर रहा है तो इंटर कौन सा होगा, माइनस IC, ठीक है। तो हम लिख लेंगे माइनस IC प्लस, अब ID की तरफ आते हैं। ID भी लीव कर रहा है तो उसको हम एज ए इंटर करंट लेंगे, एज ए इंटर करंट लेंगे तो इसके साथ माइनस लगा लेंगे, माइनस ID। तो ये हो जाएगा माइनस ID और इसको इक्वल क्यों करेंगे 0। अब देखें इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं। IA प्लस IB माइनस IC माइनस ID इक्वल टू 0। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में IA प्लस IB, ठीक है, इनके साथ पॉजिटिव साइंस हैं तो मैंने इसको यहीं पे लिख लिया, और जो नेगेटिव साइंस हैं उनको मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इज इक्वल टू IC प्लस ID। अब आप देखें जो करंट्स इंटर हो रही थी उनको आपने एक तरफ सम कर दिया, और जो करंट्स लीव कर रही थी उनको आपने दूसरी तरफ सम कर लिया। तो किरचॉफ करंट लॉ की यानी कि KCL की एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट आप ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ, पहले मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूँ कि सम ऑफ ऑल करंट्स इंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट नोड, ठीक है। तो हमेशा होगा ये कि जितना पानी इंटर हो रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा होगा, ठीक है। ये हो नहीं सकता कि थोड़ा मिकदार में पानी इंटर हो रहा हो और ज़्यादा बाहर की तरफ फ्लो कर रहा हो, या ज़्यादा पानी इंटर हो रहा हो और कम पानी जो है वो बाहर की तरफ आ रहा हो। तो हमेशा लॉजिक भी यही है, कोई भी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, अगर वो किसी सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, लेट सपोज़ अगर 9 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये 9 एम्पेयर सारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 एम्पेयर इसको मिलेगा, 3 एम्पेयर इस ब्रांच को मिलेगा, और 3 एम्पेयर इस ब्रांच को मिलेगा। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर है कि 9 एम्पेयर आपने इंटर करवाया और लीव कौन सा हो रहा है, 3 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर, तो 9 एम्पेयर लीव भी कर रहा है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है इन रेजिस्टर्स पे। अगर ये रेजिस्टर्स इक्वल हैं तो इनमें 3 एम्पेयर जो है वो फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये इक्वल साइज़ नहीं है, ठीक है, लेट सपोज़ यहाँ पे 4 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 + 2 6, और 3 एम्पेयर फिर यहाँ पे रह जाएगा। तो वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिस्टर किस वैल्यू का है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रही है, इसका मतलब है कि ये वाला रेजिस्टर जो है ये स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे 2 एम्पेयर यानी कम करंट आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये बिग रेजिस्टर है, ठीक है। और इसी तरह 3 एम्पेयर करंट है तो ये कम से कम इस रेजिस्टर से इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे इससे कम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 4 एम्पेयर जिस रेजिस्टर में से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 3 एम्पेयर वाला रेजिस्टर थोड़ा सा उससे बड़ा है, और 2 एम्पेयर रेजिस्टर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जितना जितना आप रेजिस्टर्स को
रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं उतना उतना आपके पास करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले भी ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टर इंक्रीज़ करेंगे तो करंट डिक्रीज़ होगा। तो यही लॉजिक यहाँ पे वाटर फ्लो एनालॉजी में भी अप्लाई हो सकती है कि जो पाइप बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो बड़ा पाइप है जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा, और जो बारीक पाइप हैं उसमें से करंट का फ़्लो कम होगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड हिसाब किताब वही बराबर रहेगा कि जितना पानी जो है इंटर हो रहा है उतना पानी बाहर की तरफ भी जा रहा होगा। जिस तरह इस सर्किट के थ्रू समझा दिया कि जितना करंट इंटर हो रहा है उतना करंट ही लीव करेगा, यानी कोई एक एलिमेंट सोर्स होगा और बाकी एलिमेंट्स जो है वो नॉन सोर्सेज होंगे, ठीक है। या दो से ज़्यादा सोर्सेज भी हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक नॉन सोर्सेज जो हैं रेजिस्टर्स वो उसके मुताबिक फिर करंट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज़ यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं करंट सोर्स के साथ, तो ये भी करंट सोर्स है, तो ये भी क्या कर रहा है, करंट इंटर करवा रहा है। तो 9 एम्पेयर ये इंटर कर रहा है और 3 एम्पेयर ये इंटर कर रहा है, तो 9 + 3 12 एम्पेयर इन दो रेजिस्टर्स को मिल रहा होगा। फिर इन दोनों रेजिस्टर में से ये करंट्स जो है इस नोड से लीव कर रहा होगा, क्योंकि 3 + 9 इंटर हो रहा है, तो यहाँ पे भी उसके मुताबिक जितना रेजिस्टर है उतना उसके मुताबिक उसमें से करंट फ़्लो करेगा, यानी 12 एम्पेयर टोटल इस नोड पे आ रहा है। तो लेट सपोज़ 8 एम्पेयर इसमें से फ़्लो कर रहा है, तो बाकी कितना हो जाएगा, बाकी 4 एम्पेयर इस रेजिस्टर में से फ़्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम इसके साथ स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सम ऑफ करंट्स entering any node will be equal to sum of all currents leaving that node। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई। एक स्टेटमेंट ये हो गया कि सम ऑफ ऑल करंट्स इंटरिंग एनी नोड इज़ इक्वल टू 0, और या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ करंट्स इंटरिंग एनी नोड विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड। तो मेरे मुताबिक ये दूसरी स्टेटमेंट इजी है और यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना भी आसान है। इससे फ़ायदा ये है कि आप ये दो स्टेप्स जो हैं ये स्किप कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली आप जैसे ही डायग्राम को देखें, आप एरोस को देखें कि जो करंट इंटर हो रही हैं तो उनको एक तरफ सम कर लें, और जो करंट्स लीव कर रही हैं उनको दूसरी तरफ सम कर लें, तो आपके पास डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 में कह देता हूँ। तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर आपको नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे इनको सम कर लिया है। तो जो करंट इंटर हो रही हैं उनको एक साइड पे सम करें, और जो करंट लीव कर रही हैं उनको दूसरी साइड पे सम करें। तो अब इस पे एक दो एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो KCL के एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल KCL पे देखते हैं। यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक तीन रेजिस्टर्स हैं और एक आपके पास करंट सोर्स है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में ये है कि 10 वोल्ट का जो सोर्स है वो 3 एम्पेयर करंट इस सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें फ़ाइंड क्या करना है, ये I की वैल्यू आपने फ़ाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नोड्स क्या है। तो चूँकि पहले भी मैंने कहा था कि KCL का ताल्लुक़ जो है वो नोड्स के साथ है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नोड्स कितने हैं। आप यहाँ पे देखें, ये दो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स। तो एक नोड हमारे पास ये हो गया, इसको मैं नोड A कह देता हूँ। दूसरा नोड हमारे पास क्या है, R1 R2 R3, और ये करंट सोर्स जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास नोड B हो गया। और इसके अलावा ये 5 एम्पेयर R3 R2 और 10 वोल्ट यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास नोड C हो गया। अब हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो किस नोड के साथ अटैच है, वो नोड नंबर B के साथ अटैच है। तो हम इसको स्टेप वाइज करते हैं कि अप्लाई KCL ऑन नोड B।
अब केसीएल को हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमने कहा था कि जो करंट्स इंटर हो रही हैं उनको एक साइड पे सम करेंगे और जो करंट्स लीव कर रही हैं उनको हम दूसरी साइड पे सम करेंगे। तो अब ये 3 एम्पेयर करंट जो है ये 10 वोल्ट्स ये सप्लाई कर रहे हैं, नोड ए की तरफ जा रहा है, नोड्स ए से होते हुआ इसी की डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे, तो इस डायरेक्शन के मुताबिक ये इस नोड की तरफ क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है। ठीक है, तो 3 एम्पेयर करंट जो है वो नोड बी पे इंटर हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरे करंट्स देखते हैं। ये 2 एम्पेयर है, ये इस नोड से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी आउटवर्ड जा रहा है, लीव कर रहा है। इसको छोड़ देते हैं। अब I1 की तरफ आएँ, ये I1 भी इस नोड को लीव कर रहा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं 5 एम्पेयर। अब इसकी डायरेक्शन देखें, अपवर्ड है, यानी इसका ये मतलब है कि ये भी इस नोड बी पे इंटर हो रहा है। तो इंटर होने वाली करंट्स कौन सी है? एक ये 3 एम्पेयर और दूसरी ये 5 एम्पेयर। तो 3 एम्पेयर प्लस 5 एम्पेयर हम एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लिखना है सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग ए नोड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग ए नोड इज इक्वल टू, अब लीविंग करंट कौन सी है? एक 2 एम्पेयर है, ये हम 2 एम्पेयर लिख लेते हैं, प्लस ये वाली अननोन वैल्यू जो है ये बाहर की तरफ आ रही है, तो वही आई हम लिख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 3 + 5 8 एम्पेयर हो जाएगा, माइनस 2 एम्पेयर को इस साइड पे ले आएँ, -2 एम्पेयर इज इक्वल टू आई, इम्प्लाइज दैट आई विल बी इक्वल टू 6 एम्पेयर, और ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब आप देखें कि 3 एम्पेयर यहाँ पे इंटर हो रहा है और 5 एम्पेयर यहाँ से इंटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 8 एम्पेयर करंट जो है वो टोटली इस सर्किट को एज ए सोर्स मिल रहा है। ठीक है, और लीव कितना कर रहा है? ये 2 एम्पेयर लीव कर रहा है, प्लस ये जो अननोन वैल्यू थी ये कितनी आई? ये 6 एम्पेयर आई, तो 6 एम्पेयर भी लीव कर, तो 2 + 6 ये 8 एम्पेयर। तो जो जितना करंट इंटर हो रहा था उतना करंट लीव कर रहा था, लेकिन डिपेंडेंट है रेजिस्टर्स पे। आप देखें R2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? 2 एम्पेयर है, जबकि R3 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो आया आपके पास 6 एम्पेयर। इसका मतलब वो ये हुआ कि R3 जो है ये स्मॉल रेजिस्टर था, क्योंकि इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पेयर, और ये जो R2 है ये क्या था? ये लार्ज रेजिस्टर था। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 में ये सर्किट गिवन है, 18 वोल्ट का सोर्स है यहाँ पे एक सोर्स है जिसकी वैल्यू नहीं गिवन, 13 एम्पेयर Vx प्रोवाइड कर रहा है और 8 एम्पेयर ये 18 वोल्ट का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नोड्स को फाइंड करते हैं। एक नोड हमारे पास ये बनता है, इसको मैं नोड ए कह देता हूँ, और एक नोड ये बनता है, नोड बी हो गया। ठीक है, और एक नोड ये बनता है, नोड सी हो गया। ठीक है, और आई एक्स जो है, आई एक्स की वैल्यू गिवन है, ये 3 एम्पेयर है जो इस नोड ए से नोड ए को लीव कर रहा है। इसके अलावा एक करंट ये भी हो सकती है। ठीक है, जो आई ए को लीव कर रहा है, इसको हम कह देते हैं कि आई आर ए, क्योंकि ये आर ए रजिस्टर के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो अब देखते हैं, हमसे ये पूछ रहा है कि आर ए की वैल्यू क्या है, ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो ये रजिस्टर जिस नोड के साथ अटैच है वो आई ए है, तो उसके लिए पहले हमने क्या फ़ाइंड करना होगा? करंट की वैल्यू फ़ाइंड करनी होगी, तब हम जाके आर ए फ़ाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R इज़ इक्वल टू V/I होता है। तो इस केस में R हमारे पास आर ए से रिप्रेजेंट हुआ है, तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी? VRA कह देते हैं उसको, और जो करंट है उसको हमने नाम दे दिया है IRA। तो हम पहले इस करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास ये रजिस्टर की वैल्यू फाइंड हो जाए। और VRA जो है ये ऑलरेडी नोन है, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो 18 वोल्ट यहाँ पे है, तो 18 वोल्ट यहाँ पे भी अपेयर हो रहा होगा। तो पैरेलल और सीरीज़ पे इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये पैरेलल में क्यों है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि अप्लाई KCL ऑन नोड ए। ठीक है, अब आप नोड ए पे देखें कि ये 8 एम्पेयर करंट इंटर हो रही है, और दूसरी करंट यहाँ पे 13 एम्पेयर यहाँ से आ रही है। ठीक है, और वो यहाँ पे इंटर हो रही है, तो 8 एम्पेयर इंटर हो रही है और 13 एम्पेयर इंटर हो रही है। 8 एम्पेयर प्लस 13 एम्पेयर
इज इक्वल टू, बाकी ये दो करंट्स रह जाती हैं, तो ये करंट भी लीव कर रहा है, इसको हमने IRA से रिप्रेजेंट किया है, प्लस ये वाली करंट भी लीव कर रही है जिसको IX का नाम दिया है, ठीक है। तो 8 + 13 21 एम्पेयर इज इक्वल टू IRA प्लस IX की वैल्यू गिवन है वो 3 एम्पेयर है, implies that IRA will be equal to 21 minus 3 is equal to 18 एम्पेयर। तो आपके पास ये वाली करंट जो है ये फाइंड हो गई है। तो अब हम रेजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं। RA विल बी इक्वल टू VRA डिवाइडेड बाई IRA। VRA की वैल्यू हमारे पास है 18 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 18 वोल्ट होगा। यहाँ पे सिंपल अल्फाज में समझ लें कि जब भी दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स दोनों तरफ से सेम नोड्स के साथ अटैच हों तो वो हमेशा पैरेलल में होंगे और उनके वोल्टेजेस हमेशा सेम होगी। तो RA इज इक्वल टू VRA डिवाइडेड बाई IRA। तो IRA की वैल्यू आपके पास आ गई 18 वोल्ट इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ गया 1 ओम।